हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। चलिए अब गुड मॉर्निंग। एग्जाम आपका भी धीरे धीरे आ जाएगा। जेआईबी का तो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना समय बुक्स के साथ दे पाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज होती है फॉरेक्स में। जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हमारी नाम क्या है, टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग। अब इंटरनेशनल बैंकिंग में आपका जो भी फॉरेक्स का ट्रेड है, रेमिटेंस है, रिपोर्टिंग है, ठीक है, रिटर्न्स हैं, ये सारी चीज इस टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट से कवर होंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो यहाँ पर हमारा जो है पहली बात तो है डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल बैंकिंग। पूरा उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है। और टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेट इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है। फिनटेक एंड इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक, ये एक स्पेशल इसमें वर्ड है फिनटेक। तो ये पूरा चीज फिनटेक के बारे में। डिलीवरी चैनल अंडर फिनटेक। सैंपल प्रोसेस फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और चैलेंजेस इन फिनटेक। तो इस तरह से ये टॉपिक है आपका। ठीक, तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल याद रहने के चांस रहेंगे। ठीक है, आप अंडरलाइन जो यहाँ कर रहे हैं उसके बाद आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे हो जाएगा। ठीक, तो टेक्नोलॉजी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत आजकल जरूरी हो गई है। चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, चाहे वो एसएमई बिजनेस हो, या कुछ भी बिजनेस हो। ठीक है, बिल्डिंग है ट्रूली डिजिटल बैंक। तो ट्रूली डिजिटल बैंक में जो कस्टमर है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। द कस्टमर्स एक्सपीरियंस इन ऑल द एरियाज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो क्या क्या है। डिजिटल स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन द बैंक स्पेसिफिक गोल, विजन एंड मिशन। तो ये बैंक पर निर्भर करता है कि वो बैंक का गोल, विजन एंड मिशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने वहाँ एक्टिविटी को डिजिटल करता है। ठीक, तो कॉम्पिटेटिव कंटेंट एंड टारगेट बिजनेस मॉडल नीड्स टू बी आइडेंटिफाई फॉर डिजिटल री इन्वेंशन। डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। अब आप चाहते तो हैं कि आप स्पेस पे चले जाएं, लेकिन आपकी बिजनेस एंड आईटी कैपेबिलिटीज पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल टेक्नोलॉजी जो है आप वो करेंगे। एसेस द करंट डिजिटल मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हो चुके हैं, और गैप कितना, मतलब गैप हो ना, कि कितना आपके पास है और कितना आपके पास होना चाहिए, वो गैप है। उस चीज को पूरा देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। थर्ड है अलाइनमेंट विद द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। जो आपका एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो, और जो नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं वो, दोनों का अलाइनमेंट। द चेंजेस रिक्वायर्ड, क्या आपको चेंजेस रिक्वायर करने हैं टू सपोर्ट द डिजायर डिजिटल मैच्योरिटी। उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस, कल्चर, एसेट, टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो सारी चीजें हैं आर अफेक्टेड बाय द डिजिटाइजेशन प्रोसेस। तो जब डिजिटाइजेशन प्रोसेस होता है तो ये सब चीजें, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोसेस, कल्चर, एसेट, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर। ठीक है, आईटी आर्किटेक्चर अलाइनमेंट इज क्रूशियल एलिमेंट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल एंड द इवोल्यूशन ऑफ द बैंक बिजनेस इन आईटी आर्किटेक्चर, द एंटायर प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इसको कई बैंकों ने क्या नाम दिया हुआ है, ये नाम आपने सुना हुआ है, ये नाम सुना है, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो यहाँ बोलता है एंटायर प्रोसेस री इंजीनियरिंग should involve traditional system of engagement and also the current digital enablers using in front office and back office. Once the go ahead decide, अब आपने सबको देखो, ये एक तरह से क्या ना, ये स्टेप्स हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आप, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो और नया वाले में क्या अलाइनमेंट है, आपके पास आईटी आर्किटेक्चर अलाइनमेंट क्या है। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भैया आप करना ही करना है, तो क्या होगा,
द डिजिटल री इंजीनियरिंग रोड मैप with the operating model, target architecture, बैंक बजट प्लान, रिसोर्सेस एंड द रिस्क एपेटाइट। तो इन चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ विद द टाइमलाइन कितने समय में होगा, क्या खर्चा आएगा, रिसोर्सेस क्या है, रिस्क कितना है, और क्या उससे फायदा होने वाला है, ठीक। फॉलोइंग में बी ब्रॉड थॉट ऑन अपग्रेडिंग द बैंक डिजिटल रीजनिंग। तो क्या मेन एक सोच होती है उसके पीछे, तो उसने बोला हुआ मेकिंग द बैंक मोर रेलिवेंट टू कस्टमर विद मोर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप एक बार भी सुन रहे हैं, बेसिक आइडिया आपको है टेक्नोलॉजी से क्या होता है, लेकिन अगर एक बार भी सुन रहे हैं कोई भी ऐसे कीवर्ड वगैरह, एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन सामने होता है तो रिकॉल होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। कोई हम बिल्कुल रटने को नहीं कर रहे हैं, केवल सुन ध्यान से लीजिए, ठीक है। तो इसने बोला कि जो बैंक है, ब्रॉड थॉट क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो कहता है कस्टमर के रेलिवेंट बनाने के लिए और मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। दूसरा, रिलेटिव बेनिफिट ऑफ स्पीड विद इन हाउस टैलेंट। तो यहाँ पर बोलता है कि जो आपके पास लोग हैं वो, और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी आएगी उसकी स्पीड, दोनों का क्या बेनिफिट होगा। डेवलपिंग द डिजिटल इकोसिस्टम एंड प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। Organization readiness for reassigning, retrained, and if needed, recruiting addition। तो ऑर्गेनाइजेशन कितना तैयार है किस बात के लिए, लोगों को दोबारा से रीअसाइन करने के लिए काम को, और ट्रेनिंग कराना या नए लोगों की जरूरत को पूरा करना। बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड एजाइल टू कस्टमर रिस्पॉन्स एंड। तो जो भी कस्टमर हैं उनको मार्केट की जो रिक्वेस्ट है, उनके जो रेस्पॉन्सेस हैं, उनको क्या करना, उनके लिए प्रोएक्टिव एंड एजाइल हो जाना, उनके उनकी जो उनकी इच्छाएं हैं उनसे पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेना, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड ड्राइविंग टीम वर्क टू रिएक्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस एट रेगुलर इंटरवल, नॉट सिंपली फॉलोइंग ए प्लान। तो यहाँ पर जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो इन बातों का और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब बात आई कि ये थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है कैसे कैसे इंटरनेशनल बैंकिंग में। तो प्री नेशनलाइजेशन में आपको पता है कि बहुत ही मैनुअल एक्टिविटी थी, ठीक है। फिर सेविंग हैबिट हैबिट लोगों में बढ़ी और लोगों में लोन लेने की बात आने लग गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वहां पर क्या हुआ, वो लोग बैंकों की ब्रांचों में विजिट करने लग गए। और इस इंक्रीज सेविंग हैबिट और कस्टमर को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट नेशनलाइजेशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जो बैंक थे वो वर सेंटर्ड अराउंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस सेविंग अवेलेबल विद द पीपल। जो लोगों के पास सेविंग है उसको करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, द नीड ऑफ बोरोइंग वाज प्रीवेलेंट। Many of the customers were unable to reach out the bank and hence leading financial intermediary were the norm of the day who used to charge higher rate of। तो उस समय क्या था, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा थे, और जो नेशनलाइज बैंक थे वो उनकी ग्रोथ जो है काफी बड़ी उस समय, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर विटनेस ट्रेमेंडस ग्रोथ एंड एपेटाइट टुवर्ड्स सेविंग। उसके बाद 1980 में सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद द हंगर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन बैंकिंग सेक्टर वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट वर विटनेस अक्रॉस द ग्लोब। तो उस समय पर 1980 के बाद फिर जाके एक टेक्नोलॉजी की भूख लोगों में बढ़ी और दुनिया में भी जो है टेक्नोलॉजी का नाम आगे बढ़ने लगा, ठीक है। देयर इज नो टर्निंग बैक सेंस। तब से जो है हम लोग आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ते गए, और सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी आई, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन आई, सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो आई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 90s में फिर हमारे इंटरनेट बैंकिंग शुरू हुई, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह आ गए। उसके बाद क्या हुआ, हैपेंड नेक्स्ट इन हिस्ट्री, द करंट ट्रेंड है रिवॉल्यूशन। और आजकल जो है पूरा सोसाइटी को रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया है और डिजिटल बैंकिंग में हम लोग आ गए हैं। अगर हम सिंपल बात करें बेनिफिट वगैरह की, तो टेक्नोलॉजी में जो बेनिफिट होते हैं वो
मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको क्या बेनिफिट होते हैं। पहली बात है क्या, देखो, एक तो ईज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ईज हो जाती है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, एक्यूरेसी स्पीड होती है, कंप्लायंस तुरंत हो जाते हैं, मैन पावर रिडक्शन है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, कंटिन्यूटी इन बिजनेस बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। लिमिटेशन इंक्लूड कॉस्ट। अब आपके पास कोई लिमिटेशन है, जैसे आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स कस्टमर बिकॉज ऑफ आइस, तो लोगों में बताना ही पड़ता है कि भाई ये चल रहा है। पुटिंग इन कंट्रोल लिमिट्स और विड्रॉल एंड डिपॉजिट में पोज इनकन्वीनियंस टू कस्टमर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी के साथ हम लोग इसके जो है जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी तक लोग जो थोड़ा थोड़ा सो रहे थे जरा उठ जाओ और इन क्वेश्चनों को जल्दी से करिए। उठ गए लोग लग रहा है, बातचीत शुरू हो गई। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा सर। ये जितने भी लोग क्लास में, सबसे रिक्वेस्ट है भाई कम से कम क्वेश्चन तो पढ़िए, अभी तक नहीं सुन रहे थे। मैंने आपको बोला एक बार ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, और फैक्चुअल टॉपिक है, कोई ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं फॉरेक्स में, उनके लिए शायद बहुत आसान हो सकता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इवेंट एडॉप्शन टेक्नोलॉजी बैंकिंग, क्या होता है, ये भी होता है, ईज ऑफ डूइंग, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द। ठीक है। व्हेन वी, इसके वहां से आवाज आ रही है, निसर्ग जी आपके यहाँ से आवाज थी क्या? चलिए आगे देखें। तो when we look back into the banking practice earlier or today, the basic differentiating factor in the modern banking with traditional banking, क्या आजकल तो सबसे ज्यादा जो फर्क है वो क्या है? इतने बड़े बड़े वहाँ ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग वाज मेनली मैनुअल इन नेचर, वेयर मॉडर्न बैंकिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एडवांटेज। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी वो मैनुअल थी, और जो मॉडर्न बैंकिंग है इज कम्प्लीटली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसने तो सही लग बेसिक रहा है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन मॉडर्न बैंकिंग विच ट्रेडिशनल बैंकिंग। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग रिलाइड हैवली ऑन कंप्लायंस, वेयर एज मॉडर्न बैंकिंग इज रिलाइंग ऑन बिजनेस। नहीं, ये तो गलत है, गलत लग रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा ना, आप बिजनेस कितना भी करें लेकिन कंप्लायंस तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेडिशनल बैंकिंग वाज ब्यूरोक्रेटिक, वेयर मॉडर्न बैंकिंग लिबरल। नहीं, ये भी गलत। यही गलत है, इसमें लिबरल ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए। कौन सा वाला? डी सर, होना चाहिए। ए ही होगा। ये लग रहा है सर, ये होगा लग रहा है। और ए डी ही होगा। दोनों, ए और डी दोनों को पढ़ के देखिए, उसमें ज्यादा जो डी है डी है डी आंसर। चलो अभी देखते हैं। ऊपर डी दिया है। एक मिनट, एक ऑप्शन और है। ट्रेडिशनल बैंकिंग मेनली Automatic रिलाइड ऑन process। मैनुअल प्रोसेस, ठीक है, वेयर एज मॉडर्न बैंकिंग रिलाइज ऑन बोथ ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड टू सम एक्सटेंट मैनुअल। ये वाला हो सकता है, हाँ, क्योंकि प्योर क्योंकि हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला जो है, ये प्योरली बोलता है, कंप्लीटली बेस्ड टेक्नोलॉजी बोलता है, ऐसा तो नहीं है मैनुअल भाई। तो होता ही है हाँ ना। हाँ, तो इसलिए जो है इसकी जगह कौन सा आंसर ज्यादा सुटेबल है? डी होना डी चाहिए। वाला। ठीक है। चलो, which of the following factors are mainly influential and matter the most for the undertaking digitization their service? Mainly influential and matter of the most of the banks, क्या बोलते हैं इसमें? रेडीनेस टू रीअसाइनिंग, ये आया था, रीट्रेनिंग इफ नीड बी, रिक्रूटमेंट एडिशनल, ये आया था ना पॉइंट, पॉइंट आया था ना। ठीक है। मेकिंग द बैंक मोर रेलिवेंट, इसने पूछा हुआ है, आर मेनली इन्फ्लुएंशियल एंड मैटर द मोस्ट, ये बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है। मेकिंग द बैंक मोर रेलिवेंट टू कस्टमर विथ फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये लग रहा है।
ये ऑप्शन ये तो ठीक है। खैर अगला, बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड एजाइल टू मार्केट। तो ये जो चीजें, हाँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है। किससे? बैंक से। जो पूछ रहा है ना, वैसे तो ये था कि बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड एजाइल टू मार्केट सेंटिमेंट्स एंड कंपटीशन, ये तो करने को बोला था। ये पूछता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पूछता है। ठीक है, तो क्या फैक्टर था? हम लोगों को करना क्या था कि कस्टमर के लिए ज्यादा रेलिवेंट और फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने थे हमको। तो इसमें लो ना, मेकिंग द बैंक, बैंकों को क्या करना था? ज्यादा रेलिवेंट बनाना था कस्टमरों के, और उनके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने थे। ड्राइविंग द टीम टुवर्ड्स इंक्रीज बिजनेसेस एंड टू रिएक्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। ड्राइविंग द टीम टुवर्ड्स इंक्रीज बिजनेस एंड टू रिएक्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। इसका आंसर क्या दिया है? सेकंड ही लग रहा है। बी दिया है सर, मेकिंग द बैंक मोर रिलेवेंट टू कस्टमर्स विद फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बाकी इसमें तो हम लोग पढ़े नहीं है ना सर, यही तो पढ़े हैं बी नहीं नंबर। नहीं, ये पढ़ा तो सब था हमने। ये जितनी चीज लिखी हैं वो थी तो सारी, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्या फैक्टर्स पर आर, इसमें सर मोर इन्फ्लुएंशियल, हाँ, मेनली जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंशियल एंड मैटर ऑफ द मोस्ट फॉर द बैंक्स इज अंडरटेकिंग डिजिटाइजेशन। मतलब वो कौन से कारण हैं कि बैंक अपने आप को डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल सर्विस सर्विसेज शुरू में किया। लेके जा रहे हैं। और ये जो पहला ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये है प्रिपरेशन। ये क्या है? अभी आंसर क्लियर हुआ आप लोगों को कि सेकंड क्यों है? ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन क्या है? रेडीनेस है, प्रिपेयर्डनेस करने के लिए है। जबकि ये रेडीनेस नहीं है, ये रीजन है। ये क्या है कि बैंक ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बैंकों को चाहिए कि अपने कस्टमर के लिए रेलिवेंट क्या लाए, मोर रेलिवेंट हो जाए, और सर्विस। फाइनेंशियल और सर्विस प्रोडक्ट लेकर के आए। तो अभी आप लोग कन्विंस है कि थर्ड का आंसर बी क्यों है? हाँ सर। है ना? फर्स्ट ए सी डी में उसने बोला कि प्रिपेयर्डनेस कैसे होगी, उन्होंने कहा ये काम करने पड़ेंगे। लेकिन उसने पूछा कौन से फैक्टर है कि बैंक ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब डिजिटल, अभी तक तो ऊपर बात हुई थी कि बैंक टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अब बैंक टेक्नोलॉजी कहाँ, किसके लिए बोलने लग गए? इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि बाहर से पैसा आना, ये क्या है? इनवार्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, बाहर से पैसा आना। तो उसके लिए क्या कराना है आपको? एक सिक्योर्ड पोर्टल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि फ्रॉम अक्रॉस ओवरसीज लोकेशन से लोग क्या कर पाए ये पैसा भेज पाए। ठीक है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब बाय एनआरआई कंट्री, और किसी भी जगह पे है वहां से पैसा लाना। और इसने एक बात और बोली, और एनी ओवरसीज बैंक फ्रॉम एनी कंट्री FATF ठीक है, फ्रॉम एनी कंट्री FATF कंप्लाइंट कंट्री। तो ये बता सकते हैं FATF की फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टास्क फोर्स। इसमें पाकिस्तान है सर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इनके जो कंप्लाइंट जो कंट्री करती हैं, सिर्फ हम वहीं से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी इंडिया में। NRI टू गेट रजिस्टर्ड इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑन देयर बैंक, गेट लॉगिन ID वगैरह वो सब मिल जाता है उसमें। रजिस्टर द रिसीवर डिटेल, यानी जो जिसका पैसा आ रहा है, बैंक डिटेल द रिसीवर
keep the receiver informed and book the transaction and transfer the money. Purpose code details, तो इसमें क्या डालना पड़ता है? एक जब भी इंटरनेशनल रेमिटेंस होता है तो उसमें क्या डालना पड़ता है? पर्पज कोड। उसकी एक ऑटोमेटिक लिस्ट होती है उसमें कि किस लिए करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा हो ऑनलाइन में ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसमें लिखता है वो कि आप लोन पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ऐसे ही हाँ, पर्पज। डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। ठीक। अगला बेनिफिट, क्विक ट्रांसफर सीमलेस होगा, फिक्स एंड फेयर एक्सचेंज रेट होंगे और कस्टमर। अब आया कौन सा? बाहर पैसा सर भेजना, जैसे हम अंदर कर रहे थे, सर लम्हा था। बोलो सर इनवर्ड एमिटेंस का मतलब कोई एग्जांपल? किसका? इनवर्ड एमिटेंस है ना, तो उसका कोई एग्जांपल मतलब? इनवर्ड रेमिटेंस। हाँ, मतलब कोई फॉरेन कस्टमर डायरेक्ट इंडिया में रेमिटेंस कर सकता है? हाँ, आपका अकाउंट नंबर देगा, कोई भी बाहर का बंदा आपको पैसा भेज हाँ सकता है। ठीक है, और उसमें कुछ सर, मतलब कंडीशन है कि आप बोरो नहीं करेंगे। हाँ आप बोरो नहीं करेंगे, आप गिफ्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, या वो आपने उसे पहले दिया था वो दे सकते हैं, या आपने उसको कोई काम कर दिया तो पैसा भेज सकता है। पर इंडिविजुअल लोगों को बाहर से बोरो करने की परमिशन नहीं है। नहीं है, लेकिन पर ये ट्रेड के किस लिए ये सिस्टम से परमिशन होता है? है, और ट्रेड के लिए जो परमिशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल ईसीबी। हाँ, फॉरेन। पर सिस्टम कौन सा, मतलब कैसे होता है वो? क्या करने का? बाहर से पैसा मंगाने का। सिस्टम सिस्टम कैसे होता है, मतलब सर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? वो उनके वहां जो उनका बैंक है जो पैसा आपको भेज रहा है, उस बैंक हाँ, की इंटरनेट बैंकिंग यूज करेगा। जैसे हम यहाँ पे अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे, तो हमारे वहाँ एसबीआई। यहाँ पर लिखा जाएगा कि भाई फॉरेक्स भेजना, मतलब बाहर भेजना है, अब्रॉड, हाँ मनी हाँ हाँ रेमिटेंस अब्रॉड ऑप्शन लेंगे, तो उसका उस हाँ। बंदे का स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर वगैरह डालेंगे। ऐसी है। तो ओके, थैंक। जैसे ये अभी आ रहा है ना आउटवर्ड रेमिटेंस, ऐसे ही वो बंदा वहां से ये काम करता है। अभी तो हम यहाँ से भेज हाँ रहे हैं पैसा, हाँ तो यही काम वहां से यहाँ आने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल है, और रेजिडेंट एंड एनआरआई ऑन रिक्वेस्ट थ्रू एन एप्लीकेशन फ्रॉम सब्जेक्ट बैंक इंटरनल, जो बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? विल गेट ऑन बोर्डेड बाई बैंक फॉर इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन आईडी पासवर्ड नॉर्मल बात है। प्रोसेस फ्लो कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पूछे थे ना, सेलेक्ट द फॉरेक्स टैब, इंटरनल बैंकिंग में जाइए, वहाँ पे फॉरेक्स दबाइए, उसमें ऐड बेनिफिशियरी करिए और पेमेंट इनिशिएट करिए, सेलेक्ट बेनिफिशियरी करिए, सेलेक्ट द पर्पज एंड कोड, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज कोड एडिशनल डिटेल भी आपको डालनी पड़ सकती है। ठीक, बैंक में प्रोवाइड इंटरनल कंट्रोल लिमिट अप टू विच आउट, जितने का आप भेज सकते हैं उसकी लिमिट पहले से बैंक में आ सकता है। दूसरा, स्टेटस ऑफ द ट्रांजेक्शन इनिशिएट में बी चेक्ड बाय द कस्टमर ऑनलाइन इंक्लूडिंग जनरेटिंग द MT103 कस्टमर टू कस्टमर स्विफ्ट। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर कौन सा है? कस्टमर टू कस्टमर, और पेमेंट जो करते हैं किसके थ्रू जाता है? पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू। MT103 के थ्रू। हाँ, इसमें स्पेशल ये लिख दिया हुआ है, जनरेटिंग द MT103 मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर। अगला बेनिफिट, फास्ट इजी ट्रांसफर हो जाएगा अगर ऑनलाइन होगा। ठीक है, और सिक्योर फैसिलिटी है, और आप ऑल पर्पज और परमिशेबल, जितने की शेड्यूल थर्म में परमिशन दी गई है जिस पर्पज के लिए कर सकते हैं फेमा के अकॉर्डिंग, उनके लिए कर सकते हैं। एजुकेशन, फैमिली मेंटेनेंस, सेल्फ ट्रांसफर, हेल्थ सर्विस, NRE रिपेट्रिएशन, इन सब के लिए भेज सकते हैं। और ये फैसिलिटी जो है इसमें 24/7 वर्ल्ड चेकलिस्ट, scrubbing the inward remittance and the outward remittance to comply with the US UN FATF, यानी यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड नेशन का और FATF के जो सैंक्शन है। ये सैंक्शन लोन सैंक्शन नहीं है, ये लोन सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन माने क्या होते हैं? कुछ परमिसिबल नहीं, कंट्री। रोक, नेगेटिव वर्ड है।
कई बार क्या होता है कि इन्होंने कुछ मना किया हुआ है, मान लिया, ठीक है, तो कहता है कि उनके सैंक्शन को कंप्लाई करना है, एंड द रिलेटेड गाइडलाइन विल आल्सो बी कंप्लाइड विद। तो इन्होंने अगर कहीं रोक लगा रखी है कि वहां पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं नहीं होती, ठीक है। अब आया है ट्रेड सर अभी ये फाइनेंस। वॉर हुआ था, तो ये वॉर में तो स्विफ्ट का मतलब डायरेक्ट इंडिया रुपी में से रूबल में पेमेंट करता था, तो वो कैसे होता है? इंडिया ये अभी लिखा हुआ ना, यहाँ पे एक बात लिखी थी, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैन बी सेंट डायरेक्टली इन बेनिफिशियरी होम करेंसी, मतलब जिसको भेज रहे हैं उसकी होम करेंसी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रसिया ने कहा कि हम जो है रुपए में भी पेमेंट ले लेंगे, क्योंकि डॉलर क्या हो गया था, एक तो महंगा और डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। तो रसिया ने कहा कोई बात नहीं, आप रुपया भेज दो। तो जब हम रुपया ऐसे भेजेंगे तो वहां पे क्या होगा, रशियन कंट्री उस रुपये को रखेगी एज फॉरेक्स रखेगी। उनके लिए रुपया क्या है, फॉरेक्स। उनके लिए रुपया फॉरेक्स है ना। फिर मान लिया रसिया को यहाँ से कुछ मंगाना हो, चीनी मंगानी हो, गेहूं मंगाना हो, तो वही पैसा वो रसिया हमको दे सकती इंडिया है को देगी और हमसे सामान ले सकती है, ठीक है। तो रसिया से क्या आता है इंडिया का, क्रूड ऑयल। नहीं नहीं, हाँ मतलब रूबल ऑयल, रूबल। ऑयल आता है रसिया से ज्यादा, ये पेट्रोलियम गैस और ऑयल। ऑयल आता है, ठीक है। अच्छा, ये है ट्रेड फाइनेंस पोर्टल। तो जितने भी बैंक हैं जो फॉरेक्स बैंकिंग करते हैं, उनके वहाँ नॉर्मल जो स्क्रीन है, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, उसके अलावा एक अलग से पोर्टल होता है जिसका नाम क्या है, ट्रेड फाइनेंस। तो ट्रेड फाइनेंस जो पोर्टल है उसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रेड फाइनेंस पोर्टल में जो फॉरेक्स की डीलिंग्स होती हैं उनके लिए अलग स्क्रीन अवेलेबल होती है। हाँ, क्या बोलता है, वेब ऑनलाइन पोर्टल है जो, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो। अ वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल of the bank for the trade finance transaction, which enables customer to bank to initiate, authenticate। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग हो जाती है वहां पर। ऑल ट्रेड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट, ऑल ट्रेड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट, सारे कुछ वहां पर हो जाते हैं, सब हैंडल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। बेनिफिट क्या है, टेम्पलेटेड ट्रांजेक्शन, यानी जैसे ही आपने खोलते हैं तो उसमें ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन लेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऐसी आएगी कि उसकी डिटेल भरोगे तो काम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। बल्क अपलोड फैसिलिटी है उसमें। अप्रूवल ट्रांजेक्शन में कारपेट ऑनलाइन थ्रू मार्केट चेक मेकर चेकर, मतलब एक बनाएगा और एक चेक करेगा, ठीक है। कॉपीज ऑफ एडवाइसेस रेडी रेफरेंसेस टू डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। तो उसमें क्या है, जो एडवाइस बननी है, डेबिट क्रेडिट हो सब, और स्विफ्ट कॉपी अवेलेबल ऑनलाइन। डिटेल्स ऑन लिमिट सैंक्शन, एलसीबीजी लिमिट अवेलेबिलिटी, सब कुछ ऑनलाइन। रोल बेस्ड डैशबोर्ड है, यानी आपके सामने सब ब्रीफ इंफॉर्मेशन रहती है। ओवरव्यू ऑफ पेंडिंग एक्शनेबल आइटम है वहाँ पे। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान है कुछ, दोनों नाम, आईडीपी, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग Export डेटा export सॉरी, processing. प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग है मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। Purchase system. हाँ. चलो, अब आ गया फॉरेन एक्सचेंज के रेट का भी एक क्या रहता है, पोर्टल, जहां से आपको फॉरेन एक्सचेंज के रेट मिल जाते हैं। पोर्टल प्रोवाइड द कस्टमर हु मीट द क्राइटेरिया सेट अप द बैंक बाय द बैंक फॉर गेटिंग ऑन बोर्ड आफ्टर गेटिंग लॉगिन आईडी पास। तो वो अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड से एंट्री करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, ये जो रेट्स का है वो एक ऑन बोर्डेड स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है। किनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉर्पोरेट को। कौन से कॉर्पोरेट को, जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इनेबल द कॉर्पोरेट टू डायरेक्टली लॉग ऑन टू द बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस द फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल। कॉर्पोरेट अलाउड टू सक्सेस डीलिंग रूम
ऑन ए रियल टाइम बेसिस, यानी जब वो जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे ही एंटर मारेंगे वैसे ही उसका पैसा वहां ट्रांसफर हो जाएगा जहां उन्होंने भेजना है, ठीक है। और वो फॉरेन एक्सचेंज के जो भी बुकिंग कर सकते हैं अपने देयर फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कैश, टर्म, पॉल, जो भी वो काम कर रहे हैं चारों रेट्स में, जिस भी रेट में वो काम कर रहे हैं उसको उसकी फैसिलिटी उनको इमीडिएटली मिल जाती है, ठीक है। Corporate confirming the deals through the portal are under obligation to comply with the regular, जो भी वो डील कंफर्म करेंगे उनको रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नॉन कंप्लायंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर नहीं देते हैं टाइम से तो वो क्या होगा, उसके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएंगे और बैंक एंड लॉस जो है कॉर्पोरेट से ले लिया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, सीमलेस इंटरेक्शन थ्रू द पोर्टल ऑफ द बैंक डीलिंग, नॉट डायरेक्ट बैंक डीलिंग रूम और उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। एडवाइजरी फ्रॉम द बैंक्स डीलर, जो बैंक के डीलर हैं उसको एडवाइस करते हैं ऑन द इंटर बैंक मार्केट, द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द एक्सचेंज फ्रंट, रियल टाइम रेट कोटेशन बेसिस, ऑडिट ट्रेल एंड MIS कंफर्मेशन रिसीव्ड बाय द बैंक। चलो अब नाम आ गया किसका, जो भी हम ऊपर पढ़े थे किसका नाम आ गया, EDPMS। यहाँ पर हम बात करते कि अब जो है सारा कुछ जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो RBI ने इसके थ्रू लेना शुरू कर दिया। वेयर इन द डेटा पर्टेनिंग टू एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, शिपिंग, सॉफ्ट टैक्स वुड फ्लो फ्रॉम द कस्टमर STPI SEZ टू, तो ये कह रहे इन चीजों का पहले जो EDF जाता था, शिपिंग बिल जाते थे, सॉफ्ट टैक्स फॉर्म जाते थे, अब वो इसके EDPMS के थ्रू जाते हैं to the EDPMS software and AD bank were required to report lodgement and relation। तो इनको क्या करना होता है, इन सब के बारे में रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो EDPMS सॉफ्टवेयर में डालनी पड़ती है, ठीक है। वेरियस एनहांस वर्जन ऑफ EDPMS, जैसे क्या बोलता है, रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रेमिटेंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आपने एडवांस रेमिटेंस किया हुआ है उसकी रिपोर्टिंग, प्लस रिपोर्टिंग ऑफ जो भी आपके पास ये जो तीनों फॉर्म की इंफॉर्मेशन थी, उसने कहा है कि रिपोर्टिंग रियलाइजेशन ऑफ अगेंस्ट इनवर्ड रेमिटेंस रिपोर्टेड, तो जो पैसा इंडिया आ गया है इनवर्ड रेमिटेंस रिपोर्टेड है उसके अगेंस्ट में वो कौन कौन से फॉर्म उन्होंने पहले, मतलब किस सामान को भेजा था और उस सामान के बदले वो पैसा आ गया। सिस्टम बेस्ड कॉस्ट लिस्टिंग of exporters whose EDF SB soft tax were outstanding beyond 2 years where extension due date not granted by the EDF। उसने कहा कि जो 2 साल से पुराने हैं उनकी कॉशन लिस्ट मिल जाएगी। Issuance of EBRC was introduced in इतना as a result which AD Bank worked to update EDPMs with data of export proceeds as and when realized basis। जैसे ही उनको पैसा मिलेगा इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन वो EDPS में डाल देंगे। टू फैसिलिटेट AD बैंक टू इशू EBRC ओनली फ्रॉम द डेटा अवेलेबल इन द EDPS। However, the export transaction relating to service export are not supported by the, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं सपोर्ट करता है बताओगे जरा, सर्विस एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता? EDPMS में सर्विस एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता। सर्विस का मतलब है जैसे मान लिया किसी ने कहा साहब हमें सॉफ्टवेयर बना के भेज दो, किसी ने कहा हमें सॉफ्टवेयर बना के भेज दो, तो तो वो उसको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर भेजते हैं ना सर, इसलिए है। ऑनलाइन चला जाता है, पता ही नहीं लगता कौन से ट्रक से गया, फिजिकल कौन से फॉर्म जहाज नहीं से, होता उसका। फिजिकल फॉर्म नहीं होता ना, तो इसलिए उसमें नहीं मेंटेन हो पाता। चलो सर अगला कौन सा है? सर हाँ, बोलो। EBRC मतलब सर बीआरसी का फुल फॉर्म बताइए। EBRC इश्यूएंस ऑफ BRC वाज इंट्रोड्यूस, BRC का ऐसा कुछ बैंक रिकंसिलेशन या कुछ होगा।
issuance of PBRs was introduced in favor update EDPMS was bill realization center पता नहीं कुछ इसमें देखो नेट में देखो PBRs देख रहा मैं देखो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट सर, इलेक्ट्रॉनिक बैंक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट मतलब रियलाइजेशन मतलब पैसा आ चुका है, जब पैसा आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रियलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिकली एक सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई आप इस वाले एक्सपोर्ट का पैसा हाँ चुका सर है। वही एज एज मतलब एक्सपोर्टर रिसीव द पेमेंट बाय इंपोर्टर, ये उसका लिखा हुआ ना, प्रूफ है ये। हाँ, एज एंड व्हेन रियलाइज्ड बेसिस का मतलब है, इसका मतलब जैसे ही पैसा आ जाए तो ऊपर। ठीक है, चलो अगला है हमारा IDPMS। तो जैसे एक्सपोर्ट वाला था, और IDPMS में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था पहले, ये बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री का चक्कर होता था पहले। अब क्या है, ये सब कुछ कहाँ, बिल ऑफ एंट्री का मतलब है आपने पैसा भेजा था विदेश में और वहां से क्या आना था, आपको सामान आना था। तो वहां से सामान आने का प्रूफ क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री होता है। ठीक है, AD बैंक of the importer shall upload the BOE data in IDPMS as per the message manual BOE reporting on a daily basis on the receipt of BOE from the। तो उसको कहता है कि जो भी जैसे ही बिल ऑफ एंट्री आपको मिलता है तो उसकी एंट्री क्या करनी है, आपको कहाँ पे अपलोड करनी है, IDPMS में। लिखा सेल अपलोड द, और ये काम कौन करता है, AD करता है। कौन करता है, एडी मतलब कस्टमर आके किसको देता है, AD बैंक को, और AD जो होता है वो अपलोड करता। कर अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो EDI इंपोर्ट है, EDI का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इंटरप्रेस। जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज वाले पोर्ट है, वहां तो डायरेक्ट ही कहाँ चले जाता है डेटा, IDPMS में। IDPMS में। IDPMS में जो नॉन EDI पोर्ट है, कौन से पोर्ट है, जो नॉन EDI पोर्ट है, उसमें वो इंफॉर्मेशन पहले किसके पास आती है, AD के पास, और फिर AD क्या करता है, उसको भेजता है कहाँ पे, IDPMS में। ID। ठीक है, AD will enter the BRC detail for ORM associated with the advance payment for import transaction as per the message the BOE settlement। तो जो AD बैंक है वो BOE की डिटेल है फॉर ORM। Outward remittance message. ORM का मतलब देखो, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। Message. अच्छा, जो उसने एडवांस किया हुआ था, जो उसने पहले पैसा भेजा था, उसका जो ORM है उसकी डिटेल के साथ बिल ऑफ एंट्री की डिटेल वो कहता है। और क्या है का, एज पर द मैसेज फॉर्मेट, उसका नाम क्या है, BOE Bill of entry. सेटलमेंट, बिल ऑफ एंट्री सेटलमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ पेमेंट आफ्टर रिसीट ऑफ BOE the AD bank shall generate ORM, outward remittance message, for import payment made by its importer as per the message format BOE settlement। Multiple outward remittance can be settled against single BOE and also multiple BOEs can be settled। उसने बोला कि एक सिंगल BOE के अगेंस्ट में बहुत सारे रेमिटेंस भी हो सकते हैं, या बहुत सारे BOE के लिए एक सिंगल रेमिटेंस भी हो सकता है। तो एक पेमेंट किया, कई सारे बिल हैं, या कई सारे बिल हैं तो कई सारे रेमिटेंस हैं, एक बिल है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक आ गया फर्म्स पोर्टल और ऑनलाइन फाइलिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फर्म्स पोर्टल का आपको ध्यान आ रहा है, बहुत सारे उसकी वो थे, फर्म्स पोर्टल के बहुत सारे होते कि कितने कितने दिनों में क्या था।
कौन से चैप्टर में था ये? फर्म्स वाला जो था कौन से चैप्टर में था, है किसी को याद? 11 में था क्या? ECB में होगा। जहाँ पे फैसिलिटी वाला था ना, हाँ, फैसिलिटी एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाला नहीं था चैप्टर? यस। वहाँ पे फर्म्स के वो आए थे, पोर्टल था उनका ही। एक बार हल्का सा देखते हैं। ECB में हो सकता है शायद। नहीं, वो फैसिलिटी एक्सपोर्टर इंपोर्टर में था। बुक देखो जरा, बोलो। फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर वाला जो चैप्टर था, दिखा बुक में किसी को? ये कर रहे हैं सर, लेकिन मिला तो नहीं है जी। जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा था ना, अच्छा अच्छा। जहाँ चैप्टर लास्ट लास्ट में था, वो टेबल लेवल सी बनी हुई है उसमें। सर ECB में ही है, किसी भी में? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में। हाँ, वेरियस रिपोर्टिंग फॉर्म्स। पेज 175 सर। 5, process of reporting on form of SMS single master form। 175 उसमें टेबल बना के प्रोसेसिंग दिया है और एंटिटी पे- मस्ट पेज ऐसे नंबर क्या बताया आपने? 175। हाँ, 175। ये मिल गया। ये थे ना, प्रोसेस ऑफ हाँ रिपोर्टिंग सर। ऑफ फर्म्स, FIRM। और ये जो है इसकी वो थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। भी आप बाहर पैसा भेज रहे हैं, उसके लिए पूरी डिटेल जो है फर्म्स के थ्रू जाती थी, उसका पूरा प्रोसेस वगैरह था। चलो, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन क्या था यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उनके लिए कौन सा, ये फर्म पोर्टल है, ठीक है। इसमें क्या है, with the objective of integrating the extent reporting structure of various type of foreign investment in India in a single master form, SMF was introduced. The window was provided June इतने to इतने to public to update investment received under the, तो जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो उसको फॉर्म्स पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SMF, a consolidated reporting merging the ARF and FCGPR was introduced through a single revised FCGPR foreign currency gross provisional return। तो इसमें क्वेश्चंस हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। सी। ADPMS FDI related। FDI है। FDI किसके थ्रू आप वो करते हैं नोटिंग? IDPMS होगा सर। FDI फॉर्म्स अभी तो बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट की। फॉर्म। देखो, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। बोलता FDI को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। अभी बोलता ना कि बाहर से जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट में आ रहा है आपको रिपोर्ट करना है, फर्म्स पोर्टल है, ठीक है।
विच ऑफ द आंसर डी है फॉलोइंग इसका। एक्टिविटीज आर नॉट सपोर्टेड अंडर ईडीपीएस में हम लोग क्या काम नहीं कर सकते हैं? ईडीपीएस में हम लोग कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस डी एक्सपोर्ट। डी सर्विस एक्सपोर्ट। हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि सर्विस एक्सपोर्ट के लिए ईडीपीएस जो है नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट रिलेशन के लिए है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए है, ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल के सबके लिए है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट ट्रांजेक्शन आर नॉट सपोर्टेड अंडर ईडीपीएम आईडीपीएमएस में कौन से जो ट्रांजेक्शन है वो सपोर्ट नहीं होंगे? तो इसमें हमारा पहला क्या है, डायरेक्ट रेमिटेंस टुवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड होगा, रेमिटेंस टुवर्ड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स कलेक्शन बेसिस, बिल्कुल। इसमें सी होगा। नहीं होगा सर। रेमिटेंस वही फिर बात आ गई ना, कौन सी वाली? सर्विस। सर्विस वाली। तो सर्विस के लिए ये दोनों नहीं काम करते। रेमिटेंस टुवर्ड इंपोर्ट। हेलो डी लिखा है सर, सर, क्वेश्चन है आंसर में डी लिखा है सर। आंसर में डी लिखा हुआ है। नहीं, सी लिखा है। डी फर्स्ट है का डी है रेमिटेंस सर, टुवर्ड फर्स्ट। सी इंपोर्ट लिखा ऑफ है, गुड्स। सी लिखा है। सी लिखा है। नहीं, डी तो होता है, एलसी का होता है इंपोर्ट में, सी होगा आंसर इसका। सी लिखा है। डी लिखा है, इनका सी है सर, सही है। डी लिखा सही भी है। है ना नीचे सही है लास्ट सर, सी लाइन। लिखा है। देखो ये जो डी वाला है ना, लास्ट। सुनो, डी वाला तो बिल्कुल क्लियर कट होता है उसमें, रेमिटेंस टुवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से हो चाहे कहीं से हो, है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी आप पेमेंट भेजेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक पेमेंट कई सारे इंपोर्ट के लिए, कई सारे पेमेंट एक इंपोर्ट के लिए, तो दोनों केसेस में वहां पर आएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। ठीक, हाँ फिनटेक, इस चैप्टर में सबसे बड़ा पोर्शन किसका है? फिनटेक का है। और ऊपर वाले आईडीपीएमएस ईडीपीएमएस तो नाम, फर्म्स नाम तो हमने पहले थोड़ा थोड़ा सुन लिए थे, ये नाम इस चैप्टर में पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, फिनटेक एंड इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो फिनटेक का मतलब, जैसे अगर कहें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नाम है सिंपल सा, ठीक है, तो ये क्या है? फिनटेक इज द डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो सब किस में आएंगे, किसके अंदर आएंगे? फिनटेक। ठीक है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी के सिनर्जी को उन्होंने फिनटेक बोला हुआ है। ठीक है, fintech is a new financial technology industry used to improve financial service activity. Fintech is an innovative idea that improve financial service process by processing technological solution according to different business solution. While the idea could be lead to new business models, the even new business. तो अब ये फिनटेक कैसे कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले 1866 में, फिर 1918 में फेडवायर आया। कोई बता सकता है फेडवायर कौन सी कंपनी का, कौन सी कंट्री का है? यूएसए। यूएसए का। यूएसए का। यूएसए का है ना, जैसे फेडरल बैंक है यूएसए का, तो ये उसने सब बनाया हुआ है फेडरल बैंक ने ना। ठीक है, 1950 में डिनर्स क्लब एंड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आने लग गए। 67 में टेक्नोलॉजी से आई, फिर यहाँ पे यूजिंग सिग्नल्स कोड, जब तक एटीएम मशीन आई तब तक ये सिग्नल्स और कोड से काम चलाने लग गए लोग। ठीक है, और 67 में फिर फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज एंड स्विफ्ट का स्टार्टिंग हो गया। 2008 में फिनटेक वर्जन 3, 2009 में बिटकॉइन की बातें होने लग गई, क्रिप्टो करेंसी की बात, गूगल एंड एप्पल पे इंट्रोड्यूस पेमेंट सिस्टम।
2010 में फिनटेक वर्जन मेनली वही एशियन कंट्रीज ये सब आए। सर इसमें से कुछ पूछ सकता है क्या? नहीं सर। पूछ तो सकता ही है। देख, वो जब क्वेश्चन बनाता है ना, उसकी तारीफ इतनी होती है कि वो इस तरह से बातों को कनेक्ट करता है कि अगर आपने जरा सा मिसिंग करा कहीं पे, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आएंगे पक्का वाले। नहीं, और चैप्टर से तो आएगा, पर ये जो ईयर वाइज दिया हुआ है ये ईयर वाइज वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नेम आए, जैसे मान लिया हमारा स्विफ्ट का नेम आ गया, वो बार बार हमारे दिमाग में, जैसे फेडवायर आया, फेडवायर को मैंने कनेक्ट किया कि हमने एक बार पढ़ा था इसको। ठीक है, ऐसे करके तो बिटकॉइन की बात आ रही है। चलो, पुराना नहीं ग्लोबल पूछेगा सर, हमको उससे क्या है, मतलब है? है हम जिस डायरेक्शन में जी रहे हैं तो जिस जैसा नहीं पूछेगा। पुराना क्या जी, सिखा के हमको क्या फायदा? क्या कह रहे हैं? आप मतलब क्वेश्चन जो है सब पुराना, जो इतना है वो 1866 50 ये सब हाँ, क्यों पूछेगा? वो उसको वैसे तो भाई नहीं हमको पूछेगा, आज के लेकिन समय से उसको मतलब वो कराना है ना। हाँ, आज के समय से ज्यादा कनेक्टेड रहेगा। तो ठीक यही है, लग रहा था जैसे। चलो, फिनटेक ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसने बोला हुआ है कि फिनटेक से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट, 2200% बढ़ गया है। 22 बिलियन से लेकर के अब कितना हो गया, 930 से बढ़कर 22 बिलियन हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। ये 930 मिलियन है ना, हाँ, ये मिलियन बिलियन में है। करो। ठीक है, तो 10 मिलियन का एक क्या होता है, 1 बिलियन होता है, 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। बिलियन ना। ये सर। तो 22 बिलियन का मतलब 2200 हो गया। ये 2200 बाईस होगा। मिलियन का मतलब, बिलियन का मतलब 2200। 2200 मिलियन हो गया। और ये लगभग अप्रोक्स 1 मिलियन है। हाँ, 1 बिलियन इंटू 22। मिलियन, बिलियन से बिलियन कितने जीरो पे जाता है, 1000 पे थाउजेंड, जाता है। थाउजेंड पे जाता ये है। 30 सर। तीन 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 कॉमा चलते हैं ना इसके, ये तीन सर। तीन डिजिट पे। तो ये 1 बिलियन के बराबर है। ये 930 मिलियन का मतलब वन बिलियन, बिलियन है। तो 1 बिलियन से कहाँ पहुंच गया, 22 22 बिलियन। बिलियन। तो 22 गुना यानी 2200%। 2200 मिलियन। ठीक है, इन यूरोप इतने बिलियन वाज इन्वेस्टमेंट फिनटेक इन इतना, लंदन बेस्ड कंपनी रिसीविंग इतने बिलियन, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी। फिनटेक कंपनीज इन यूएसए रेज, ये एक तरह से अगर मैं ऐसे बात करूं ना, एक होती है आईटी कंपनी। तो अगर हम बात करें आजकल आईटी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो हम कहेंगे बहुत इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कौन सी आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, जो केवल फाइनेंशियल, फाइनेंस। फाइनेंशियल ट्रेड्स। फाइनेंशियल एरिया में जो वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, कोई म्यूजिक बनाने वाली कंपनी है, तो है तो वो भी टेक्नोलॉजी आईटी है, लेकिन उसका फिनटेक से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई ऑस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर बना रही है, कुछ बना रही है, लेकिन फिनटेक से मतलब यहाँ पे है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके सॉफ्टवेयर ये आ रहे हैं फिनटेक। ठीक है, सिडनी इज द बिगेस्ट फिनटेक सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट 9% ऑफ द कंट्री की जीडीपी का 9% फिनटेक से आता है। अच्छा, इंडिया कंट्री का, इंडिया का सर? नहीं, इंडिया का नहीं, 9%? उनकी पूरे कंट्री वर्ल्ड का। के? उनकी उनकी जो कंट्री। जीडीपी है, उनकी जीडीपी का 9% जो आता है वो किसके थ्रू आता है, फिनटेक के थ्रू आता है। ठीक है, ये तो सिडनी के बारे में बोला गया। ये है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लो, फिनटेक एंड इंडिया। इंडिया हैज द हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट, रेट ज्यादा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे स्पीड तेजी से बढ़ रही है, ओवरऑल ज्यादा नहीं है, स्पीड तेजी। ऑन
the Itne plus fintech company existing in India today, over 67% have been set up last 5 years. ठीक है, तो 67% जो है कंपनी जो है क्या हुई है लास्ट 5 ईयर में आई है। आज की तारीख में कहता है इतनी प्लस फिनटेक कंपनी है। ठीक है, 17% फिनटेक कंपनी किस एरिया में काम कर रही है? डिजिटल पेमेंट, जैसे फोन पे वगैरह है ना। ठीक है, 17% देम आर इनटू लैंडिंग, कुछ लोन देने में लगी हुई हैं, कुछ वेल्थ मेकिंग में लगी हुई हैं। ठीक है, फिनटेक आर सेट टू ग्रो फ्रॉम USD 66 बिलियन इतना टू इतना 2023 में। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में कितने बिलियन है? 133 बिलियन। और 133 यहाँ पर कितना था? 22 था। 22 बिलियन। 2200। ठीक है, 2015 में। 2003 तो उसमें लेटेस्ट वो नहीं दिया हुआ है, इसमें लेटेस्ट दिया हुआ है। लेटेस्ट सर, बुक खरीदने से ही हुआ। नहीं, ये तो जो है 2015 की बात कर रहा है ना, फिनटेक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। और जो नीचे जो डेटा है वो किसकी बात कर रहा है? ट्रेड की बात कर रहा है। 66 बिलियन इन 19 में, और अभी कितना है? मतलब 4 साल में डबल हो गया। एज द कंट्री विद सेकंड लार्जेस्ट बेस इंटरनेट यूजर, इंडिया हैज क्विकली अडॉप्टेड। तो वो तो इंडिया को इस चीज का बेनिफिट मिलता है ना, इंडिया में क्या है, बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करें। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिन लोगों को फैक्ट पढ़ना पसंद रहता है, जिन लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत फॉर्मूले वगैरह में दिक्कत होती है, तो वो लोग ऐसे टॉपिक को टारगेट करें जिसमें थ्योरी रहती है। ठीक है सर। सर ये थोड़ा एग्जाम के बारे में आप बताइए ना, कितने केस स्टडीज आते हैं और कितने क्वेश्चन वो सब। केस स्टडी का 7 to 8 केस स्टडीज आ सकती हैं आपके ABM में भी और BFM में। ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकल टाइप बोलते हैं। सर पैटर्न कुछ चेंज हो गया? 100 में से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ऐसा इन्होंने कुछ? ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोला है कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स के आ सकते। हाँ, कुछ क्वेश्चन और 7 से 8, हाँ 10-15 मान लो। हाँ 10-15 क्वेश्चन ऐसे जो ऐप में रिस्क मैनेजमेंट का अलग से फोल्डर बनाए हैं ना, उसमें तो पुराने वीडियो भी हैं, पर अभी जो BFM में लिए थे ना अपने रिस्क मैनेजमेंट वाला, वो वाला प्लीज उसमें भी डाल देंगे क्या? ठीक है, डलवा देंगे। आप यही चीज रिक्वेस्ट डाल दो उसमें ग्रुप में ना। ग्रुप में डाली थी, पर शायद क्या है वो मैसेजिंग या इसमें ना फिर डाल दो, कोई बात नहीं डाल दो। उसमें क्या है सर, ये न्यूमेरिकल ABM में ज्यादा है, ऐसा है? न्यूमेरिकल ABM में ज्यादा नहीं, या पहले मैं बताऊं, पहले क्या था, ABM में 3 मॉड्यूल न्यूमेरिकल के थे, A, B और D। हाँ, अब क्या हुआ है कि A मॉड्यूल बाहर हो गया उसमें से। हाँ, स्टैटिस्टिक्स से बचा। तो अब आपका B और C बचा है न्यूमेरिकल वाला। उसमें भी B पूरा न्यूमेरिकल है। B जो है पूरा, मतलब 25 से 30 क्वेश्चंस जो है आपके न्यूमेरिकल के हो सकते हैं। हाँ, और BFM में ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस मतलब? नहीं, BFM में भी 50% है। उसका रीजन क्या है, BFM में थ्योरी बहुत है। जो BFM है वो थ्योरी काफी है ना। तो आप तो जो टारगेट करें ना अपने हिसाब से, जैसे हम लगभग सभी टॉपिक को छू रहे हैं, अपने हिसाब से खुद डिसाइड करो कि मुझे ये 10 टॉपिक अच्छे करने हैं। 10 टॉपिक बता रहा हूं मैं। कोई भी 10 टॉपिक कंप्लीट, प्लस जो हमने टॉपिक पढ़े हैं थोड़ा बड़ा याद रहता है, प्लस आपका कुछ तुक्का भी लग जाता है वहां पे। तो इस तरह से कंपाइल करो अपने आप 10 टॉपिक बढ़िया तैयार करो। लास्ट तक तो मोस्टली थ्योरी कवर अप किया था BFM में ना।
हाँ लास्ट बार किया था वैसे नहीं, 40 वो 60 भी का था, रेट न्यूमेरिकल भी मिलता थे, है जनरली। न्यूमेरिकल भी थे। न्यूमेरिकल तो पर मोस्टली वो था सर, अगर थ्योरी अटेम्प्ट किसी का अच्छा हुआ होगा तो वो भी मोस्टली क्लियर हुए हैं। अब अगर आप देखो 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप अपनी तरफ से सही करते हैं तो 15-20 मार्क्स वहां आने के चांसेस तुक्के से होते हैं, होते हैं। लेकिन 30 से 35 तो सही होने चाहिए आपके, तभी तो 65 में से 15-18 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सर सर ये एचआरएम के यूनिट बहुत खत्म ज्यादा करने के क्वेश्चन थे लास्ट टाइम। नहीं हमेशा होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ऐसे होते हैं, 25 से 30 होते हैं, लगते हैं हमें हाँ सर, लगता है कि काफी सारा थे। एचआरएम भरा पड़ा है। सर ये लगता है। यूनिट खत्म होके अभी कौन सा आगे कंटेंट? एक तो आपका एबीएफएम वाला पेपर पूरा होगा आपका पहले, सब जो है एबीएफएम में जितना समय दे सकते हैं उतना समय देके उसको क्लियर करिए। क्यों? क्योंकि आपको एबीएम बीएफएम में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए पहले से ही। ठीक है, आप क्या करवाएंगे? हम्म। आप क्या आप क्या करवाएंगे? करोगे सर अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद? अच्छा, इसके बाद हाँ इसके बाद अभी हमारे एबीएम का जो सी मॉड्यूल है ना अपना, हाँ जो एडवांसेस वाला है, हाँ वो करेंगे कवर, क्रेडिट वो करेंगे कवर। ठीक है, ओके।